Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, part Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, since last two lectures, we are discussing about Smith chart. So what is Smith chart? So Smith chart is graphical tool for सॉल्विंग ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और वी हैव फाइंड आउट सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन लास्ट क्लास। टुडे वी विल गोइंग टू कंसीडर वन मोर ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्राई टू एनालाइज दैट ट्रांसमिशन लाइन। सो हियर let me read the question first. A transmission line is having characteristic impedance Z0 is equal to 50 ohm is terminated with load impedance of 5 plus J25 ohm. The length of the transmission line is 0.1 lambda. We have to find out VSWR, reflection coefficient and input impedance for given line. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, VSWR फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट VSWR। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VSWR? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। सो VSWR स्टैंड्स फॉर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। हम ये तीनों पैरामीटर VSWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड इनपुट इंपीडेंस स्मिथ चार्ट का यूज करके फाइंड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट VSWR, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट। सो हियर द लोड इंपीडेंस इज दैट इज ZL इज इक्वल टू 5 प्लस J25 ओम। अब हम ये लोड इंपीडेंस को डायरेक्टली स्मिथ चार्ट पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस फर्स्ट एंड देन दैट नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस इज प्लॉटेड ऑन द स्मिथ चार्ट। सो वी विल फाइंड आउट नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस फर्स्ट। सो हाउ टू फाइंड आउट नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस? तो अगर मैं लोड इंपीडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड करूंगा तो वो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस मिलेगा। So normalized load impedance, that is ZNL, is equal to ZL divided by Z0. ZL divided by Z0, which is nothing but 5 plus J25 ohm divided by 50 ohm. तो ये क्या हो जाएगा? 5 divided by 50, that is I think 0.1 plus J25 divided by 25 divided by 50, which is nothing but J0.5 ohm. So our normalized load impedance is 0.1 plus J0.5 ohm. अब हम ये normalized load impedance को यहाँ पे प्लॉट करते हैं on the Smith chart। तो यहाँ पे 0.1 which represent the resistive circles and J0.5 रिप्रेजेंट दी रिएक्टेंस पार्ट और रिएक्टिव सर्कल्स। तो 0.1 को यहाँ पे मार्क करते हैं। सो दिस आर द रेजिस्टिव सर्कल्स ऑफ 1.1। तो ये 0.1 हो गया है ना। ये जो सर्कल है ये 0.1 का सर्कल है। दिस वन इज द 0.1 का सर्कल है। और J0.5 कहाँ पे? J0.5 मतलब पॉजिटिव रिएक्टेंस है, मतलब हमें स्मिथ चार्ट के ये जो सेंट्रल लाइन है उससे अपर पार्ट में उसको प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, तो ये 0.5 ओम। सो दिस इज द 0.5 ओम। सो ये जो 0.5 की लाइन है ये 0.5 की लाइन है पूरी। ओके, और ये 0.1 है, ये 0.1 का सर्कल है। और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पोजीशन आपकी हो गई लोड इंपीडेंस, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ZNL। तो ये मेरा हो गया नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ZNL। सो दिस इज अवर नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ZNL।
So normalized load impedance is equal to 0.1 plus j 0.5 ohm. 0.1 plus, sorry, let me write over here, ZNL is equal to 0.1 plus j 0.5 ohm. करेक्ट. तो ये मेरा नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस हो गया. अब आफ्टर प्लॉटिंग नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस ऑन स्मिथ चार्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ड्रॉ द VSWR सर्कल. VSWR फाइंड करने के लिए हमें VSWR सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. अब VSWR सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो VSWR सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम टेक द सेंटर एज 1. ये जो 1 है विच इज द सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट, उसको हमें सेंटर लेके रेडियस इक्वल टू दिस नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस, जो नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस का पॉइंट है उसको इतने रेडियस लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है विच रिप्रेजेंट द VSWR सर्कल. तो इसको इतनी रेडियस लेके और सेंटर एज 1 वी विल ड्रॉ दिस सर्कल. हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये जो सर्कल है विच इज नथिंग बट अवर VSWR सर्कल. So this circle is our VSWR circle. Okay, तो ये मेरा VSWR सर्कल है. Now once we draw the VSWR circle, it's very easy to find out VSWR. VSWR फाइंड करना एकदम इजी है. कैसे? तो ये जो VSWR सर्कल, ये जो मेन एक्सिस हमारी है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, उसको जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो VSWR की वैल्यू है. मतलब ये VSWR सर्कल है वो ये जो सेंट्रल लाइन है ओके स्मिथ चार्ट की, उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो मेरा VSWR की वैल्यू हो जाएगी. तो आई थिंक ये देख सकते हो आप कि ये 20 है और ये 10 है. तो आई थिंक इस अराउंड 13 एंड 14 के आसपास है. So I can say that the value of VSWR is 14. So VSWR की वैल्यू हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज 13.13. दैट इज 13 लेट्स से VSWR इज 13. वो 13 और 14 के बीच में है तो आप उसको रफली 13 लिख सकते हो. तो हमने VSWR फाइंड कर दिया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VSWR? 13. फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि VSWR कैसे फाइंड करते हैं. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्मिथ चार्ट पे नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस को प्लॉट करो. तो मैंने ये नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस प्लॉट कर दिया. वंस वी प्लॉट द नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस, ड्रॉ द VSWR सर्कल. VSWR सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? सो टेकिंग 1 एज अ सेंटर, हैविंग रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस ZNL, मतलब ZNL और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उतनी रेडियस ले लो और उतनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो विच इज अवर VSWR सर्कल. और VSWR सर्कल ड्रॉ करने के बाद VSWR सर्कल ये मेन लाइन को जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ VSWR, दैट इज 13. ओके, तो हमने पहला पैरामीटर फाइंड कर दिया, वैल्यू ऑफ VSWR. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड पैरामीटर विच इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. तो सेकंड पैरामीटर जो है वो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. अब बच्चों याद करो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है विच इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. ओके, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मतलब होता है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज. तो अगर हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा और उसका फेज भी फाइंड करना पड़ेगा. तो बच्चों पहले हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे विच इज नथिंग बट फेज. फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें जो ये सर्क्यूलर जो रीडिंग्स है उस पर फोकस करना पड़ेगा. और उसमें देखो अलग अलग स्केल है. ये सर्क्यूलर फैशन में अलग अलग स्केल है. उसमें से अगर आप ये स्केल की बात करें हम, सो विच ये स्केल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. दिस स्केल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट.
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। हमने जो लोड इम्पीडेंस यहाँ पे नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, उसको मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना है अप टू दी रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्केल। मतलब ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो स्केल है, सर्कुलर स्केल, वहां तक लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये लाइन को वहां तक एक्सटेंड करता हूं। देखो, तो मैंने ये लाइन को एक्सटेंड की। वेरी सिंपल, वी हैव टू एक्सटेंड दी लाइन अप टू दी स्केल ऑफ दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और जो वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट होती है दैट इज दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो आई थिंक यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 120 एंड 130 के बीच में, मतलब 130 के थोड़ी नज़दीक मिल रही है। सो आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज 126 और 126.5। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 126.5। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट is equal to 126.5 डिग्री, 126.5 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया। हाउ टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, लेट मी रिपीट अगेन, फिर से मैं रिपीट करता हूं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो सर्कुलर स्केल है विच रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। तो ये स्केल हो गया, ओके। और ये स्केल पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमने नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस प्लॉट किया है उससे ये स्केल तक लाइन एक्सटेंड कर दो। लाइन एक्सटेंड कर दी हमने, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है, ओके, जो वैल्यू इंडिकेट करती है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड दैट वैल्यू इज 126.5 डिग्री। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बच्चों जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट है विच इज वन, वहां से नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो ये सेंटर ऑफ लाइन से जो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस हमने प्लॉट किया है उसका डिस्टेंस आप मेजर कर दो। तो ये स्केल का यूज करके वो डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं। तो ये 0 हो गया। मैंने ये स्केल का 0 जो मार्क है वो यहाँ पे नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस पॉइंट पे रखा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, ओके, तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 6.4 सेंटीमीटर। कितनी मिल रही है, 6.4 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ओवरऑल इतनी, वो है 6.4 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस एंड सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट विच इज 1 इज 6.4 सेंटीमीटर। तो मुझे वो मिल गई 6.4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे नीचे अलग अलग स्केल है, उसमें से एक स्केल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से यहाँ पे आपको अलग अलग स्केल दिखाई दे रहे हैं नीचे, उसमें से एक स्केल जो है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, आप अगर इसको ये स्केल को अच्छे से देखेंगे तो ये सेंटर है, मतलब ये सेंटर हो गया। सेंटर से कितना डिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमने ये जो लेंथ मेजर की वो डिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो डिस्टेंस है 6.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये स्केल को रख रहा हूँ, यहाँ पे स्केल को मैंने रखा, ओके, और 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में सेंटर से आइडेंटिफाई करता हूँ ये स्केल पे। ये जो स्केल है वो विच रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ओके। अगर आपके पास स्मिथ चार्ट है तो आप उसको मतलब अभी चेक कर सकते हो। तो 6.4 मुझे सेट करना है। तो ये हो गया 6, ये 0 है, ये 6 है और ऊपर 4, ओके। तो 6.4 मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, मतलब ये सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मतलब मेजर करूंगा तो मुझे कुछ पॉइंट 0.8 एंड 0.9 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे जो ये पॉइंट मिल रहा है वो 0.8 एंड 0.9 के बीच में मिल रहा है। और वो देखूँ तो मैं 0.9 के बहुत ही नज़दीक है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
0.855, 0.85 आप ले सकते हो, 0.85। तो मुझे मैग्नीट्यूड कितना मिला? 0.85। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0.85, 0.85। क्लियर हो गया? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0.85 एंड एंगल इज 126.5 डिग्री, 126.5 डिग्री। और ये दोनों को मैं साथ में अगर लिखूं तो मुझे ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू मिलती है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 0.85 एंड फेज दैट इज ई रेज टू जे 126.5 डिग्री। ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर? तो क्लियर है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में मुझे मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये सर्कुलर जो रीडिंग्स है उससे मिलेगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, मैं रिपीट करता हूं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट दैट इज 1 से ये नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस तक का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और सेम डिस्टेंस में ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो स्केल है उस पर सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, इतना डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा, और जहां पे मुझे पॉइंट मिलता है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इनपुट इंपीडेंस फॉर द गिवन ट्रांसमिशन लाइन। तो थर्ड जो पैरामीटर हमें फाइंड करना है वो है इनपुट इंपीडेंस। अब इनपुट इंपीडेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इनपुट इंपीडेंस फाइंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रांसमिशन लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझाता हूं। तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उसकी लेंथ है 0.1 लैम्बडा। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन जो इसकी लेंथ है 0.1 लैम्बडा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो है 50 ओम एंड इट इज टर्मिनेटेड विद द लोड दैट इज 5 प्लस J25 ओम। करेक्ट? एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 0.1 लैम्बडा। अब बच्चों हमें इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन फाइंड करना है और हमें इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है। तो इनपुट इंपीडेंस फाइंड करने के लिए हमें स्मिथ चार्ट पे इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें लोड इंपीडेंस का तो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस जो है इसका तो लोकेशन मुझे पता है, वो हमें मिल गया है। ओके, और जो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का लोकेशन है उससे मैं 0.1 लैम्बडा टूवर्ड्स द जनरेटर में ट्रैवल करूंगा। ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जनरेटर एंड है, दिस इज द जनरेटर एंड, दिस इज द जनरेटर एंड। करेक्ट? मतलब नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का जो लोकेशन है उससे 0.1 लैम्बडा जितना मैं डिस्टेंस टूवर्ड जनरेटर ट्रैवल करूंगा तो मुझे इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा। यहां पे इनपुट इंपीडेंस मेजर करते हैं, इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा, वो नॉर्मलाइज होगा। वो कौन सा होगा? नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस। तो हमें पहले स्मिथ चार्ट पे नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कि नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ये है, ये हमारा नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस है। ओके, उससे मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 0.1 लैम्बडा। कहाँ पे? टूवर्ड्स द जनरेटर, टूवर्ड्स द जनरेटर। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है विच मेंशन टूवर्ड्स द जनरेटर, डिस्टेंस टूवर्ड्स द जनरेटर, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो स्केल है आउटर मोस्ट सर्कुलर स्केल है विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड द जनरेटर। तो मुझे ये जो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का लोकेशन है ये है, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का जो लोकेशन है, ओके, वहां से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 0.1 लैम्बडा टूवर्ड्स द जनरेटर। और ये जो डिस्टेंस मैं मेजर करूं ऑन दी वेवलेंथ टूवर्ड्स द जनरेटर स्केल, तो ये पॉइंट है 0.077। तो मैं अभी 0.077 लैम्बडा पे हूं। ओके, 0.077 लैम्बडा पे हूं। वहां से मैं 0.1 लैम्बडा टूवर्ड्स जनरेटर ट्रैवल करूंगा तो मुझे इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा। करेक्ट? तो 0.077 में अगर मैं 0.1 लैम्बडा ऐड करूं,
1 लैम्डा ऐड करूं, इतना डिस्टेंस मुझे टूवर्ड्स द जनरेटर ट्रैवल करना है। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, विच इज नथिंग बट 0.077 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.077, तो आई थिंक ये हो जाएगा 771, ओके 0.177 लैम्डा। तो मैं यहाँ पे ये लोकेशन से 0.1 लैम्डा ट्रैवल करूंगा तो मुझे लोकेशन मिलेगा 0.177 लैम्डा। तो आप देख सकते हो ये 0.17 है और ये 0.18 है और उसके बीच में 0.177, तो आई थिंक ये पॉइंट जो है विच रिप्रेजेंट द 0.177 लैम्डा, 0.177 लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये लोकेशन पे मुझे इनपुट इंपीडेंस मिलेगा। ओके, तो अब इनपुट इंपीडेंस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो ये जो 0.77 मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो पॉइंट को मैं हमारे जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सेंटर पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट करता हूं मैं। ओके, कनेक्ट हो गया सेंटर पॉइंट के साथ, करेक्ट। तो ये सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के बाद ये जो हमारे VSWR सर्कल को जहां पे टच करता है वो पॉइंट हमारा इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन है, नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन। क्लियर, फिर से ये जो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया है 0.177 लैम्डा, वो पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ दी स्मिथ चार्ट के साथ ज्वाइंट कर देता हूं और ये लाइन जहां पे VSWR सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मेरा हो जाएगा इनपुट इंपीडेंस विच रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस। तो ये देखता हूं मैं, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस पार्ट है वो आई थिंक है 0.38, ये 0.38 वाली जो लाइन है वो आ रही है, तो ये 0.38 है। तो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का जो एक पॉइंट मुझे मिल रहा है वो पॉइंट मतलब रेजिस्टिव पार्ट है वो 0.38 है। ओके, ये वाला ओके 0.38, और जो रिएक्टिव पार्ट है मतलब रिएक्टेंस पार्ट है वो आई थिंक है ये 1.8 है और 2 के नज़दीक है, 1.8 ये और 2 इसके नज़दीक है, मतलब 1.88 ओम हो जाएगा, तो प्लस J 1.88 ओम। तो ये मुझे नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल गया है। तो ये लोकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0.38 प्लस J 1.88 ओम, J 1.88 ओम। तो मुझे नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस क्या मिला 0.38 प्लस J 1.88 ओम। ओके, तो ये मेरा हो गया नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस। तो नॉर्मलाइज इंपीडेंस हमें क्या मिला, फिर से लिखता हूं मैं, थर्ड जो हमें फाइंड करना था इनपुट इंपीडेंस विच इज नॉर्मलाइज हमने फाइंड किया 0.38 प्लस J 1.88 ओम। क्लियर, और ये कैसे मिला, तो ये जो पॉइंट जो मिला वो कौन से दो सर्कल के इंटरसेक्शन है, और द रेजिस्टिव पार्ट दैट इज 0.38 एंड रिएक्टिव पार्ट दैट इज 1.88 का इंटरसेक्शन है। तो हमें नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस मिल गया। हमें नॉर्मल इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है, नॉर्मलाइज से नॉर्मल फाइंड करना है। तो नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस को मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हमारा नॉर्मल इनपुट इंपीडेंस मिल जाएगा। तो बच्चों, हमने 3 पैरामीटर फाइंड किया आज के वीडियो लेक्चर में। फॉर गिवन ट्रांसमिशन लाइन वी हैव फाइंड आउट VSWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड इनपुट इंपीडेंस। आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other aspect of this Smith chart and transmission line in our next video lecture. Thank you very much.